नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स ले रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट और साथ ही साथ पिछले लेक्चर में हमने सर्किट्स और डिवाइसेस के बारे में देखा था। अब हम लोग एक नया चैप्टर, नया टॉपिक जो शुरू करना है हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को लेकर के। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, और इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को जानने से पहले हमें मैग्नेटिज़्म जानना बहुत ज़रूरी है कि मैग्नेटिज़्म क्या होता है। तो ठीक है, चलिए आइए हम लोग आज का अपना जो नया टॉपिक है इसे मैग्नेटिज़्म को ही सीखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए अपना मैग्नेटिज़्म। ठीक है, मैग्नेटिज़्म आज का टॉपिक है। मैग्नेटिज़्म के बारे में सबसे पहली बात कि आखिर ये मैग्नेटिज़्म होता क्या है, यानी कि चुंबकत्व है ना, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने को ही मैग्नेटिज़्म कहते हैं। तो अट्रैक्ट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी हम देख रहे थे, अट्रैक्शन तो वहाँ पर भी हो रहा था। वहाँ पर कौन चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पर कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं, या फिर मैं कहूँ कुछ फिज़िकल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो कि फेरस सब्सटेंस को, ध्यान से रखिए, फेरस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखती हैं। इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ रखने वालों को ही हम मैग्नेट्स कहते हैं। ऐसी फिजिकल बॉडीज़ जो कि फेरस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखती हैं, ऐसी फिजिकल बॉडीज़ को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को, इस अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को ही मैग्नेटिज़्म कहा जाता है। इस तरीके से आप डेफिनेशन बता पाएंगे। साथ ही साथ ये फेरस सब्सटेंस कौन से हैं, तो फेरस सब्सटेंस आयरन, कोबाल्ट, निकेल, या फिर आयरन के कुछ ऑक्साइड्स Fe2O3 जैसे, है ना, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी फेरस सब्सटेंस कहलाते हैं। और इन्हीं फेरस सब्सटेंस को जो बॉडीज़ अट्रैक्ट करती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेट्स कहते हैं या मैग्नेटिज़्म कहते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट की खोज या मैग्नेट का पता लगाया था सबसे शुरुआत में चाइनीज़ सिविलाइजेशन में इसका पता लगाया। उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ कोस्टल एरियाज़ में कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि क्या कर रही हैं, फेरस सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रही हैं। दरअसल मैग्नेटिज़्म का पता बहुत ही अर्ली सिविलाइजेशन में ही पता लग गया था। मैग्नेटिज़्म को बहुत ज़्यादा पहले समय से जाना जाता था। लोग ये जानते थे कि कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो कि आयरन को अट्रैक्ट करती हैं। बेसिकली वो आयरन से चीज़ों को लेते थे, तो आयरन को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों को ही क्या कह दिया जाता था, मैग्नेट्स कह दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद 1820 में एक साइंटिस्ट हुए, हेंस, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, क्रिश्चियन ओयरस्टेड। हेंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड। ये हेंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट सा किया। वो अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान वो क्या कर रहे थे, एक वायर के थ्रू करंट पास करा रहे थे, और जैसे ही वो करंट पास होता था तो उसके पास में एक रखी हुई मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेट का हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल में क्या होता है, एक नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो उसमें क्या हो जा रहा था, डिफ्लेक्शन आ जा रहा था। जैसे ही करंट पास हुआ वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया, और जैसे ही मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया तो इसका मतलब उन्होंने ये पता लगाया कि जब कभी भी करंट किसी भी सर्किट के थ्रू पास की जाती है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये पता लगाया कब, 1820 में। और 1820 के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म को साथ साथ पढ़ा जाने लग गया। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म को
साथ साथ पढ़ा जाने लग गया। इसीलिए हमने भी आपका ये जो टॉपिक लिया है मैग्नेटिज्म का, इसे इलेक्ट्रिसिटी के बीच में ही पढ़ा रहे हैं, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, मैग्नेटिज्म भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो मैग्नेटिज्म को हमने कहाँ पर लिया, हमने हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट के बाद मैग्नेटिज्म को लिया, और फिर इसके बाद हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को देखेंगे, ठीक है। तो उसके बीच में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को देखने से पहले कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेटिज्म प्राप्त होती है, तो उससे पहले हम मैग्नेट को ही जान लें, और मैग्नेटिज्म क्या है, ये प्रॉपर्टी किस तरीके से अट्रैक्शन होता है, उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, इन सारी बातों को जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए इसको हम शुरुआत से देखते हैं। तो हमने ये बात जान ली कि कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं, उन बॉडीज़ में ही क्या होता है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो फेरस सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये मैग्नेट्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के, एक तो हो गए नेचुरल मैग्नेट्स और दूसरे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स जो नेचर में ही पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाने वाले मैग्नेट्स को नेचुरल मैग्नेट्स कहा जाता है। नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में हमें इतनी बात जानना ज़रूरी है कि ये किसके बने हुए होते हैं। तो आप हमेशा और हमेशा जानिए, ये आयरन ऑक्साइड्स के बने हुए होते हैं। आयरन के ही कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, ये इन आयरन ऑक्साइड्स के बने हुए होते हैं नेचुरल मैग्नेट्स, और इन आयरन ऑक्साइड्स में ही ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है जिसके कारण ये आयरन को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक बात और जानने की ज़रूरत है कि ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल नेचर का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी भारी चीज़ से या फिर मजबूत चीज़ से इसे क्या करें, इसे पीटें, तो ये टुकड़े टुकड़े बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। अगर आप आयरन को किसी भी भारी चीज़ से पीटते हैं तो वो क्या होता है, वो शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है, वहाँ पर ये सारी बातें समझ रखी हैं। तो और लेकिन ये क्या होगा, ये आयरन ऑक्साइड क्या होगा, ये ब्रिटल नेचर का होता है, यानी कि जब आप इसे पीटेंगे तो ये बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में हम इतनी बातें जानते हैं। इन्हीं नेचुरल मैग्नेट्स के अलावा कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को आप जानते होंगे क्योंकि इन्हें हम देखते रहते हैं डेली लाइफ में। कुछ एक इस शेप का मैग्नेट होता है जिसमें एक एंड नॉर्थ पोल होता है, एक एंड साउथ पोल होता है। इसे हम बार मैग्नेट कहते हैं क्योंकि ये बार की शेप का होता है। आपने देखा होगा कई सारी चॉकलेट भी आती हैं, किस्मी बार, मिल्की बार, है ना, तो ये इस शेप का ही होता है। तो बार शेप में जो मैग्नेट होता है उसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। एक दूसरा मैग्नेट होता है, ये यू शेप में होता है, इसे हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि घोड़े की जो नाल होती है, घोड़े के पैर पे जो लगाई जाती है, वो भी इसी शेप की होती है। इसमें भी एक एंड नॉर्थ है, एक एंड साउथ है। इस मैग्नेट को हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है, इसका भी यूज़ होता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा हमारे जो स्पीकर्स होते हैं मोबाइल फ़ोन में, ईयरपीस में, या फिर जो बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं, लाउड स्पीकर वगैरह भी आते हैं, डीजे वगैरह में लगे रहते हैं, है ना, वहाँ पर जो यूज़ होते हैं वो स्फेरिकल मैग्नेट्स होते हैं। इसमें भी एक एंड नॉर्थ और दूसरा एंड साउथ पोल होता है, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के मैग्नेट्स यूज़ होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो बनाए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से वाइंडिंग्स से होती है उनमें, और वो किसी बैटरी से कनेक्ट होते हैं। तो जैसे ही हम करंट पास कराते हैं तो यहाँ पर जो रखा हुआ मैग्नेट होता है, यहाँ पर जो वायर होती है, ये अपने आप में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अटेन कर लेती है। इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो ये सब टाइप्स हैं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा वो जो नीडल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, नीडल, अगर मैग्नेटिक नीडल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सभी प्रकार के मैग्नेट आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में तो हम जानते हैं कि नेचुरल मैग्नेट्स डायरेक्ट नेचर में पाए जाते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं?
आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को बनाने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो तरीके हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जब कभी भी हम आयरन के पीसेस को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, फेरस सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इनके अंदर अपने आप ही कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। साथ ही साथ इन्हें कुछ और भी तरीक़ों से बनाया जा सकता है, जैसे कि आपने कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, उस मैग्नेटिक सब्सटेंस में ही आप इन आयरन वाले जो सब्सटेंस हैं इन्हें रब करना शुरू कर दें, घिसने लग जाएं, तो भी इनके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि आप अर्थ में किसी भी मैग्नेट को, किसी भी आयरन के पीस को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे दबा करके रख दें तो भी उसमें ये इस तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। इन सभी प्रकार के जनरेशन को हम क्या कहते हैं कि हमने कैसे बनाया है, आर्टिफिशियली मैग्नेट्स को क्रिएट किया है। साथ ही साथ जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, कोई भी कंडक्टर लेते हैं और उस कंडक्टर में क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं, तो वो भी क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। ये सब तरीके हो गए क्या बनाने के, मैग्नेट्स बनाने के। अच्छा, मैग्नेटिज्म क्या ख़त्म भी किया जा सकता है? किसी भी बॉडी में यदि मैग्नेटिज्म जनरेट हो गया है या फिर वो नेचुरल ही क्यों ना हो, क्या उसमें मैग्नेटिज्म ख़त्म भी किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा यस, है ना। कोई भी बॉडी है, जैसे कि अगर वीक मैग्नेट है तो आप उसे आइसोलेटेड छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो अपने आप ही उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। साथ ही साथ यदि आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, किसी भी आप मैग्नेट का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। लगभग 570 डिग्री सेल्सियस पे इस टेम्परेचर को कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर पहुँचने पे लगभग मैग्नेट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म सी हो जाती है, ऐसे टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। और यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लगभग ख़त्म हो जाती है ना, इसके आसपास में। तो इस टेम्परेचर को आप याद रखेंगे कि क्यूरी टेम्परेचर, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या है, तो आप बता पाएंगे कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें कि किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी देखी और मैग्नेट में क्या क्या बातें होती हैं, किस तरीके से उसका प्रिंसिपल, उसका फंक्शन होता है। साथ ही साथ हमने देखा कि कितने टाइप्स के मैग्नेट होते हैं। ठीक है, आइए अब हम उसके आगे सीखते हैं कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में मैग्नेटिक सब्सटेंस बेसिकली आप कहेंगे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, कुछ मैग्नेट से नहीं अट्रैक्ट होंगे। तो जो भी सब्सटेंस अपने आप में थोड़ा भी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे होंगे, थोड़ा भी अट्रैक्शन या रिपल्शन उनमें आ रहा होगा, उन सभी सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। और जिनमें ये अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं आ रहा होगा, वो सभी क्या कहला जाएंगे, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे होंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस की। मैग्नेटिक सब्सटेंस को बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस।
ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि ये सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना। जब कभी भी हम इन सब्सटेंस को क्या करते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। कैसा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जिनमें फीबल मैग्नेटिज्म यानी कि बहुत ही हल्का मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इनमें क्या होता है? फीबल, बहुत ही कम फीबल मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। फीबल मैग्नेटिज्म डेवलप होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। साथ ही साथ अब डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक आपस में डिफरेंट कैसे हैं? इन दोनों में ही फीबल मैग्नेटिज्म यानी कि हल्का मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा है। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह खुद मैग्नेट नहीं बन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिज्म इनमें डेवलप नहीं हो रहा है, बहुत ही हल्का मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा है। तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक अपने आप में किस तरीके से अलग हैं? तो डायमैग्नेटिक जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में आप क्या जानेंगे कि इनमें हमेशा और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म क्या होता है? डेवलप होता है। इसका मतलब ये क्या कर रहे होंगे? ये हल्का सा रिपेल कर रहे होंगे, जिस भी मैग्नेटिक फील्ड में इसे रखा जाएगा उसके अपोजिट में इसका, अपोजिट डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिज्म डेवलप होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कई बार आपके एग्ज़ाम में। मेंस में अगर ये आता है तो आप इसकी डेफिनेशन बता देंगे और एग्जांपल्स बता देंगे, लेकिन अगर प्रिलिमिनरी में पूछा जाता है तो प्रिलिमिनरी में आपका इससे क्वेश्चन डेफिनेशन से कम और इसके एग्जांपल से ही ज़्यादा बनेगा। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो कि डायमैग्नेटिक होते हैं? तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे कि ये सब्सटेंस हैं कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, है ना। कॉपर, गोल्ड, Au क्या है? तो गोल्ड का फॉर्म में है, Ag सिल्वर, डायमंड, मर्क्यूरी और वाटर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, मर्करी, वाटर, है ना। बाकी सबको अगर आप भूल भी जाएं लेकिन वाटर को मत भूलिएगा, क्योंकि वाटर कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वाटर किस तरीके का सब्सटेंस है। ऑप्शन में मिलेगा आपको डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या फिर नॉन मैग्नेटिक मत टिक करिएगा। वाटर कैसा है? वाटर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ अगर आप इन्हें भी याद रख सकें तो आप इन्हें भी याद रख सकते हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, मर्क्यूरी और वाटर। ये सभी क्या हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं? जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये फीबल मैग्नेटिज्म डेवलप करते हैं और साथ ही साथ इनकी जो मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? उस फील्ड के अपोजिट होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई, हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में सीख ली। आइए पैरामैग्नेटिक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सेकेंड है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इनमें भी क्या होती है? फीबल मैग्नेटिज्म डेवलप होती है, बहुत ही हल्की मैग्नेटिज्म डेवलप होती है। और इन्हें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इनमें सेम डायरेक्शन में यानी कि ये क्या कर रहे होंगे? उसी फील्ड से अट्रैक्ट हो रहे होंगे। सेम डायरेक्शन में इनमें क्या होती है? मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। इनमें सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं।
जिनमें फीबल मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, और डायरेक्शन कौन सी होती है, इनकी सेम डायरेक्शन में इनका मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, सोडियम, सोडियम को Na से बताते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से अगर क्वेश्चन बनता है तो अधिकतर ऑक्सीजन से क्वेश्चन बनता है। तो ऑक्सीजन आप याद रखेंगे कि ऑक्सीजन नॉन मैग्नेटिक नहीं है, ऑक्सीजन कैसा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। साथ ही साथ अगर आप याद रख सकें तो एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और सोडियम भी कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में आप लोगों ने पहले सीख रखा है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से हैं, जिनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप होता है मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप होता है और सेम डायरेक्शन में होता है, और सेम डायरेक्शन में होता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप होता है और कौन सी, सेम डायरेक्शन में डेवलप होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? तो इसके एग्जाम्पल्स हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी क्या हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है। और साथ ही साथ आयरन के ऑक्साइड्स भी, Fe2O3। ठीक है, आयरन के ऑक्साइड्स भी। तो ये सभी क्या हो गए, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हम लोगों ने सीख लिए कि कितने टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं, उनमें किस किस तरीके का मैग्नेटिज्म देखा जाता है। इस तरीके से हमने इस बात को देख लिया, टाइप्स ऑफ मैग्नेट देखा और टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस देख लिया। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट के। प्रॉपर्टीज़, ये बहुत ही एकदम इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, है ना, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग बात कर लेते हैं। मैग्नेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो मैग्नेट में हमेशा और हमेशा दो पोल्स होते हैं, हमेशा और हमेशा दो पोल्स होते हैं। एक को हम नॉर्थ कह देते हैं, दूसरे को साउथ कह देते हैं, लेकिन इसमें पोल्स हमेशा और हमेशा होते हैं। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी आप मैग्नेट देखें और वो सिंगल पोल का हो, है ना, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ हो या सिर्फ और सिर्फ साउथ हो। आप उसके कितने भी पीसेस कर लें, कितने भी छोटे छोटे पीसेस ही क्यों ना कर लें, लेकिन इसमें हमेशा और हमेशा नॉर्थ और साउथ होते हैं। जैसे कि आप सिक्के में देखें तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सामने और एक पीछे, है ना, हेड और टेल। वैसे ही ये भी हैं कि अगर सामने वाला हिस्सा होगा तो पीछे वाला भी होगा ही होगा, है ना। तो इस तरीके से पहली प्रॉपर्टी कि इसमें दो पोल्स होते हैं हमेशा और हमेशा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देख रहे थे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिंगल चार्ज पॉसिबल था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, सिंगल चार्ज पॉसिबल था। वहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज को आइसोलेटेड ले पा रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है, लेकिन और नेगेटिव चार्ज को भी अलग ले पा रहे थे, है ना, कि हम क्या कर लिया, नेगेटिव चार्ज ले लिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सिंगल पोल को ले पाएँ। तो ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ हम ये जानें कि आखिर ये पोल्स क्या होते हैं। पोल्स क्या होते हैं, अगर आपसे कभी पोल्स को ही डिफाइन करने को कह दिया जाए कि मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, तो मैग्नेटिक पोल्स को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिक पोल्स वो पॉइंट्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स वो पॉइंट्स हैं किसी भी मैग्नेट के जहाँ पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि सबसे ज़्यादा वो उन पॉइंट्स पर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जहाँ पर होती है, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नॉर्थ है, साउथ है, तो ये इसके क्या कहलाएंगे, ये इसके पोल्स कहलाएंगे। और पोल्स जो होते हैं
किसी भी मैग्नेट में उसके जो पोल्स होते हैं वो मैग्नेट के से थोड़ा सा अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने बार मैग्नेट लिया हुआ है, तो बार मैग्नेट में इसकी लेंथ तो यहाँ तक है, पूरी यहाँ तक इसकी लेंथ है, लेकिन इसके जो पोल्स हैं वो पोल्स कहाँ पर हैं? पोल्स थोड़े से अंदर में हैं। तो इस तरीके से जब कभी अभी आप मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेट में दो प्रकार की लेंथ की बात की जाती है। एक तो कहलाती है लेंथ ऑफ मैग्नेट, ये लेंथ ऑफ मैग्नेट है, और दूसरी कहलाती है मैग्नेटिक लेंथ। फॉर एग्जांपल हम ML से लिख देते हैं मैग्नेटिक लेंथ, या फिर कैपिटल M कर दें, मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, दो पोल्स के बीच में डिस्टेंस क्या कहलाती है? मैग्नेटिक लेंथ कहलाती है, और उसकी जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? लेंथ कहलाती है। मैग्नेटिक लेंथ कितनी होती है? तो मैग्नेटिक लेंथ अगर हम निकालें तो ये 5/6 ऑफ टोटल लेंथ, ये क्या कहलाएगी? टोटल लेंथ, है ना। टोटल लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है? 5/6 ऑफ टोटल लेंथ होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये बार मैग्नेट लिया है और इस बार मैग्नेट की टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी मैग्नेटिक लेंथ कितनी हो जाएगी? 5/6 ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 6 सेंटीमीटर का यदि मैंने बार मैग्नेट लिया है तो उसमें जो पोल्स होंगे वो कितने की डिस्टेंस पे होंगे? वो हमेशा 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होंगे, और ये थोड़े से अंदर होंगे, आधा सेंटीमीटर अंदर होंगे इसकी लेंथ के। ठीक है, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई कि इसमें दो पोल्स होते हैं हमेशा और हमेशा। और दो पोल्स कैसे होते हैं? दो पोल्स के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो कोई भी मैग्नेट हमेशा और हमेशा अगर हम उसे फ्रीली सस्पेंड करें, इसका मतलब हम उसे ऐसे एक डोरी में लटका दें, है ना, ऐसे डोरी में लटका दें जहाँ पर वो घूमने के लिए स्वतंत्र हो, वो किसी भी तरफ मूव कर सकता हो, तो ये मैग्नेट हमेशा और हमेशा एक ही डायरेक्शन को फोकस करते रहते हैं। हमेशा और हमेशा एक ही डायरेक्शन को फोकस करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक मैग्नेट को यहाँ ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैग्नेट है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये मैग्नेट को हम क्या करें? फ्रीली हैंग कर दें किसी भी वायर से या फिर किसी भी थ्रेड से हमें इसे हैंग करें, तो ये हमेशा और हमेशा एक ही डायरेक्शन में पोजीशन करेगा। फॉर एग्जांपल हमने इसको मूव कराया इस डायरेक्शन में, लेकिन ये फिर से अपने आप को कहाँ पर? उसी डायरेक्शन में मूव करा लेगा। यही कारण है कि पहले के टाइम में इसी इस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण कंपास का आविष्कार हुआ। कंपास क्या होता था? एक ऐसी डिवाइस होती थी जिसमें कि एक हम क्या करते थे? फ्रीली मैग्नेट रख देते थे, एक मैग्नेट रख देते थे, और ये मैग्नेट हमेशा और हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही शो करता रहता था। इससे हमको डायरेक्शन के बारे में पता लग जाता था। इससे हमको किसी भी जगह पे नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन का पता चल जाता था। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पर हुआ? तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ नेविगेशन प्रोसेस में, यानी कि समुद्र में जब कभी भी लोग अपने जहाज़ लेकर के जाते थे तो वहाँ पर समुद्र में चारों तरफ में दिशा भ्रम होना बहुत स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर दिशा का तो पता ही नहीं चलता था। और मान लीजिए बादल छाए हुए हैं तो सूरज और तारों को भी देख करके हम दिशा का अनुमान नहीं लगा पाते, और जब ऐसी कंडीशन होती तो वहाँ पर हेल्प कौन करता था? तो यही मैग्नेटिक कंपास ही वहाँ पर हेल्प करता था लोगों को नेविगेशन प्रोसेस में और उनको डायरेक्शन बताने में। ठीक है, अच्छा ये ऐसा क्यों करता है कि ये हमेशा और हमेशा एक ही डायरेक्शन को फोकस करता है? तो ख़ास बात ये है कि हमारी जो अर्थ है वो भी एक तरीके का मैग्नेट ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम अगर इसे अर्थ मान लें और ये अर्थ का नॉर्थ पोल है और ये अर्थ का साउथ पोल है, तो जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन पे हमारा जो मैग्नेट फोकस कर रहा था अपने आप को इंक्लाइन कर रहा था नॉर्थ डायरेक्शन पे, तो हमने उसी डायरेक्शन पे नॉर्थ डायरेक्शन को हम जाने वाले पार्ट को ही हमने नॉर्थ पोल कह दिया, और साउथ में ही जाने वाले को हमने साउथ पोल कह दिया। ठीक है, लेकिन
आप ये बात जानते हैं कि नॉर्थ, अभी हम लोगों ने इस बात को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यही डिस्कस करने वाले हैं कि लाइक पोल्स हमेशा और हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जबकि अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम लें दो मैग्नेट हैं, नॉर्थ और ये भी क्या है, नॉर्थ है। अगर दोनों को हम नॉर्थ को सामने लेके आएँ तो ये आपस में क्या कर रहे होंगे, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी नहीं पढ़ी है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, और साथ ही साथ ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ही एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं, रिपेल कर रही होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपस में थोड़ी सी इंटरलिंक्ड हैं, तो हम लोग बीच बीच में ही डिस्कस कर ले रहे हैं इन्हें एक्सप्लिसिटली बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर हम एक को नॉर्थ पोल और दूसरे को हम साउथ पोल लें, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल लें, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो ये बात हमने जानी कि मैग्नेट में दो पोल्स क्या होते हैं, अगर लाइक पोल्स हैं, एक जैसे पोल्स हैं, तो आपस में रिपेल कर रहे होंगे, और अनलाइक पोल्स हैं यानी कि नॉर्थ साउथ है, तो ये क्या कर रहे होंगे, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अर्थ में कि अर्थ भी एक तरीके का मैग्नेट है, तो ये कैसा मैग्नेट है जो कि नॉर्थ ही नॉर्थ को अट्रैक्ट करे या फिर साउथ ही साउथ को अट्रैक्ट करे, तो ऐसा नहीं होता। अर्थ में दरअसल मैग्नेटिज्म जो होता है वो हम देखें तो अर्थ कुछ इस तरीके का मैग्नेट हमें दिखाई देगा। अर्थ भी एक बार मैग्नेट की तरह ही दिखाई देगा, जिसका मैग्नेटिक साउथ पोल इस जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये कैसा है, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है। जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जो हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करते हैं, और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे हैं। तो अर्थ का ये बात आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आप ये हमेशा याद रखेंगे कि मैग्नेटिक नॉर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ अर्थ के जोग्राफिकल साउथ के पास में होता है, जबकि अर्थ का मैग्नेटिक साउथ अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास में होता है। तभी आप देखें तो जो भी मैग्नेट हम सस्पेंड करते हैं, जो भी मैग्नेट को हम फ्रीली छोड़ते हैं, फ्रीली लटकाते हैं, तो वो हमेशा और हमेशा अपने आप को किस तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ अपने आप को फोकस कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, जबकि साउथ किसे अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो चूंकि जब हम लोगों ने डिस्कवरी की और ये हमेशा और हमेशा नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा था, इसलिए हमने इस पोल को क्या कह दिया, इसलिए हमने इस पॉइंट को नॉर्थ पोल कह दिया, और हमने इस पॉइंट को क्या कह दिया, इस पॉइंट को हमने साउथ पोल कह दिया। यहाँ जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ की बात करते हुए हम लोग कुछ बातें और कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसे क्या कर लें, इसे हम इसकी डायरेक्शन ले लें, तो ये इसकी मैग्नेटिक डायरेक्शन हो गई, और ये नॉर्थ साउथ की इसकी जोग्राफिकल डायरेक्शन हो गई। तो ये जोग्राफिकल डायरेक्शन और इस मैग्नेटिक डायरेक्शन में थोड़ा सा एंगल का डिफरेंस होता है, किसी एक कोण का अंतर होता है, और इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, इस एंगल को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। डिक्लिनेशन है ना, डिक्लाइन करना, किसी चीज़ का घटना, या फिर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, यानी कि मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक जो इसके पोल्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ नहीं होते, वो हल्के से झुके हुए होते हैं, झुके हुए होते हैं। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहा जाता है, कि ये थोड़ा सा अलग होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो जाते हैं। इस मैग्नेटिक इफेक्ट को देखने के लिए
कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर आपने कभी नाम सुना हो तो नॉर्दर्न लाइट्स का यदि आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल में जाएं तो वहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर में, हवा में ही, आसमान में एकदम रंग बिरंगा आसमान दिखाई देगा। इन रंग बिरंगे कलर्स को ही हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न लाइट या सदर्न लाइट्स कहा करते हैं। तो ये नॉर्दर्न लाइट्स और सदर्न लाइट भी इस मैग्नेटिक इफेक्ट का ही प्रभाव है, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, और जो वहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ये अपने आप में कलर्स शो करने लग जाते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन होती है ये बेसिकली आपका ग्रीन कलर शो करती है, ग्रीन कलर, जबकि ये जो नाइट्रोजन है ये पिंक कलर शो करती है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही कलरफुल सा आसमान दिखाई देता है ग्रीन और पिंक में ही, है ना। तो जब हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल में पहुंचते हैं, ठीक है, तो इन्हें नॉर्दर्न लाइट्स या सदर्न लाइट्स भी कहा जाता है। और ये नॉर्दर्न लाइट और सदर्न लाइट किस चीज़ का परिणाम है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये इसकी मैग्नेटिज्म का ही परिणाम है। ठीक है, मैग्नेटिज्म का ही परिणाम है। तो क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि ये जो नॉर्दर्न लाइट और सदर्न लाइट हैं ये किस चीज़ के कारण होती हैं, तो आप वहाँ पर बता पाएंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण होती हैं। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट में एक बात और चर्चा करनी है, जैसे कि इनके नेम अलग अलग हैं। जो नॉर्थ में है उसे ऑरोरा बोरियलिस कहा जाता है, जबकि जो साउथ में है उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियालिस कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया से ही आप ऑस्ट्रेलियालिस का याद रखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, साउथ में है, तो यहाँ पर की जो लाइट्स होती हैं उन्हें ऑस्ट्रेलियालिस कहा जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहा जाता है। और जो नॉर्दर्न में है, नॉर्दर्न में जो कंट्रीज़ हैं उन्हें बोर कंट्रीज़ कहा जाता था, इसलिए उसे ऑरोरा बोरियलिस का नाम दिया गया। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ये सारी बातें मैग्नेटिक इफेक्ट से ही जुड़ी हुई हैं और अर्थ की ही मैग्नेटिक इफेक्ट से जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ अर्थ में एक और प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको, और वो है डिप एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, ये क्या होती है, अगर कभी भी आप मैग्नेट को सस्पेंड करें, तो मैग्नेट कुछ इस तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दिखा रहा होगा। अगर आपके पास कंपास भी है तो आप कंपास में भी देखें तो वहाँ पर जो नीडल होती है वो नीडल हल्की से झुकी हुई सी रहती है। झुकी हुई क्यों रहती है? ये जिस एंगल पे झुकी हुई रहती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जिस एंगल पे झुकी हुई रहती है, इसे ही डिप एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहा जाता है। इस एंगल को ही एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहा जाता है। अगर आप अर्थ की इक्वेटर पे हैं, भूमध्य रेखा पर हैं, अर्थ की इक्वेटर में हैं, तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका मैग्नेट होगा, अगर आप उसे हैंग करेंगे तो वो बिल्कुल 90 डिग्रीज़ पे इसी तरीके से हैंग रहेगा, बिल्कुल 90 डिग्रीज़ पे। अभी हम लोग कैसा रहता है, हल्का सा उठा हुआ, हल्का सा झुका हुआ सा रहता है। ठीक है, अगर आप इक्वेटर पे जाएंगे तो इक्वेटर पे इसका एंगल क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप अगर आपसे पूछा जाता है कि इक्वेटर पे इसका एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा किसी भी कंपास का, तो आप बताएंगे 0 डिग्री होगा। और साथ ही साथ यदि आप पोल्स पे चले जाएंगे, पोल्स पे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखेंगे तो पोल्स पे ये नॉर्थ और साउथ बिल्कुल ऐसा, अगर आप इसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। नॉर्थ पोल ऐसा ऊपर और साउथ पोल ऐसा,
ठीक है, आप उसे हैंग करेंगे तो नॉर्थ पोल बिल्कुल और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज हो जाएगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्रीज पे आ जाएगा। तो ये एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में आप बता पाएंगे। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे, इसके बीच में ही हमने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्कस कर ली। ये जो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स में इनका जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की प्रॉपर्टी है, ये किसके कारण होती है, तो ये होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के कारण। हम लोगों ने जब फोर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि फोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं और दूसरे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जब दो चीज़ों में फोर्स ऐसे लग रहा होता है कि दो बॉडीज़ क्या हैं, आपस में कांटेक्ट में हैं, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। और दो बॉडीज़ अब कांटेक्ट में नहीं हैं, उसके बावजूद उनमें फोर्स लग रहा है, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और ऐसे फोर्सेस किस कारण से होते हैं, तो कुछ ना कुछ इसकी फील्ड होती है, उस फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा होता है, इस कारण से वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो देख रहे थे, वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था। इससे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड्स भी थी, तो वहाँ पर भी क्या था, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस था। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर मैग्नेट्स पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेट्स जब पढ़ रहे हैं तो मैग्नेट भी कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेट में यदि हम देखें तो मैग्नेट में फील्ड लाइंस किस तरीके से होती हैं, ये हमेशा और हमेशा नॉर्थ से निकलती हुई साउथ की तरफ जाती हुई होती हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन होती है। ठीक है, कभी भी आपसे डायरेक्शन इसकी पूछी जाए तो हमेशा इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। और साथ ही साथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेट कैसी होती हैं, ये कंटिन्यूअस होती हैं, ठीक है, ये कंटिन्यूअस होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की खासियत क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस लाइंस ऑफ फोर्स। इससे पहले जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स देख रहे थे, तो वो कैसी लाइंस ऑफ फोर्स थी, वो लाइंस ऑफ फोर्स डिसकंटिन्यूअस थी, वो कंटिन्यूअस फोर्सेस नहीं थी। फॉर एग्जांपल हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसकी तरफ से जा रही थी, हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही थी, वो पॉजिटिव की तरफ नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकली है वो घूमती हुई साउथ पोल तक पहुँचती है, और साउथ पोल के बाद मैग्नेट के अंदर ही अंदर वो नॉर्थ तक भी पहुँचती है। इसकी डायरेक्शन अंदर कैसी होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। अंदर कैसी डायरेक्शन होती है, साउथ, मैग्नेट के अंदर कैसी डायरेक्शन होती है इसकी, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होती है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती हैं, हमेशा और हमेशा आप याद रखेंगे कि हमेशा और हमेशा कैसी होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। ये कैसी होती हैं, कंटिन्यूअस लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, ये कैसी होती हैं, डिसकंटिन्यूअस होती हैं, डिसकंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की एक खास बात और कि ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ये कभी भी एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी दूसरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं। इसका एग्जाम्पल कैसे हम देख सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक नीडल को रखें तो वो हमेशा और हमेशा एक ही डायरेक्शन को शो कर रही होगी, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो दो डायरेक्शन को शो करे। तो एक जगह पर, एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है किसी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। ये बात ये प्रूफ करती है कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करती हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारी मैग्नेटिज्म को लेकर के। और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड लगभग आपसे इतनी बातें पूछी जाएंगी।
ठीक है। अगर कोई बातें आपको मिस हुई हैं या फिर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप ग्रुप में इस चैनल में सभी लोग देखते रहिए, है ना। ये हमारा लेक्चर कैसे पसंद आ रहा है उस बात को भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को लेकर के आएंगे, तो देखते रहिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच।